नमस्ते, मैं मंजरी अग्रवाल। आज हम लोग बात करेंगे बाल्टिक सी में होने वाले केबल डैमेजेस के बारे में। थोड़े दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि चाइना का शिप था, वहाँ पे उन्होंने एंकर डाला, एंकर ऐसे डाला कि सी के बेसिन पे जो केबल्स थे वो टूट गए, फिर कुछ दुर्घटनावश हो गया। तो बाल्टिक सी में ये सारी घटनाएँ होती आ रही हैं। लेकिन ये कुछ अचानक नहीं होता। जब भी जियोपॉलिटिक्स में होता है, अचानक लगता मतलब बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ है। तो इसी चीज़ में अब हम लेके आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, उनके हिसाब से टू मेजर्स नाम का एक चैनल है जो मिलिट्री न्यूज़ को टेलीकास्ट करता है एंड दैट चैनल सेज कि स्वीडन और फिनलैंड ये इस समय नए लैकीज़ बनने वाले हैं नेटो के। इनको यूज़ करके जैसे यूक्रेन को यूज़ करके रशिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि रशिया ने यूक्रेन को अ, एक्सेस करने के लिए अटैक किया है और रशिया जो है वहाँ पर एग्रेशन कर रहा है। इसी तरीके से स्वीडन अब नेटो का लैकी बनने वाला है। वहाँ पर व्लादिमीर बेस एक है जहाँ पर ड्रिल्स हो रही हैं। इसमें 600 स्वीडिश सोल्जर्स हैं, 60 व्हीकल्स का प्रयोग करके डिफेंसिव मैन्यूवर्स कर रहे हैं। पर ये सच नहीं है। ये बात ये है कि अभी फिनलैंड ने नेटो के न्यूक्लियर स्ट्राइक एक्सरसाइज को किया है। तो इसका मतलब क्या है कि फिनलैंड को यूज़ किया जा सकता है न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने के लिए। तो फिनलैंड ने अपनी एक तरह से भूमि अ, इस चीज़ के लिए दे दी। अब जिस जगह से न्यूक्लियर एक्सरसाइज़ होगी, रशिया अगर कुछ भी फायर करेगा तो फिर वहाँ पर करेगा तो रिज़ल्ट क्या होगा? फिनलैंड के ऊपर बॉम्बार्डमेंट होगा, ओके? और ऐसे में जब स्वीडन और फिनलैंड को यूज़ करके रशिया पे अटैक किया जाएगा या ज़्यादा एंटी रशियन पॉलिसीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएँगी इस तरह से, तो रशिया उस प्लेस के ऊपर अटैक करेगा। और जैसे ही रशिया अटैक करेगा, नेटो का पुराना राग शुरू हो जाएगा कि रशिया इस चीज़ को एग्रेस करने जा रहा है। इसको एक्सेस करने जा रहा है। रशिया की नीतियाँ हैं कि वो कंट्रीज़ को अटैक करके अपने अंदर एसिमिलेट कर ले। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी प्रिपरेशन की जा रही है। एक जैसे मछली को फँसाने के लिए काँटा डाला जाता है, काँटे में एक छोटा-सा बेट लगाया जाता है, जिस पे आकर्षित होके मछली आती है और जाल में फँस जाती है। स्वीडन और फिनलैंड को वो बेस बनाया जा रहा है ताकि इनके ऊपर रशिया अटैक करे अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके बाद सारे ये कह लीजिए ये जो कुछ भी अटैक्स हो रहे हैं सबका इल्जाम रशिया पे लगाया जा सके। अगर रशिया अटैक करेगा तो वो एग्रेसर बनता है और नहीं अटैक करेगा तो उसे मिनियन बनाया जाएगा क्योंकि एक के बाद दूसरी अटैक होंगे रशिया पे। तो अगर न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्ट्राइक एक्सरसाइज के लिए फिनलैंड को यूज किया जा रहा है तो एक बम फिनलैंड से गया रशिया में एक्सप्लोड किया। अब रशिया क्या करेगा? बैठ के देखता है? नहीं, वो अटैक करेगा। ठीक है? अब खबर छापने की बात है, हम में से, आप में से सब लोग जाके वहाँ पे नहीं देख रहे। तो वो ये नहीं बताएँगे कि पहली स्ट्राइक फिनलैंड से गई थी। वो कहेंगे रशिया ने जैसे यूक्रेन को अपने में मिला लिया, उसी तरीके से ये फिनलैंड को अपने में मिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे। तो अब क्या है कि जैसे लिथुआनिया में इसी अब अगले स्टेप के बारे में जानते हैं। लिथुआनिया में जर्मनी में अपने 4000 ट्रूप्स को परमानेंटली स्टेशन कर दिया है। तो अगर लिथुआनिया की भूमि से जर्मन कोई भी एक्शन लेते हैं, तो काउंटर अटैक कहाँ होगा? लिथुआनिया में। लोग कहाँ के जाएँगे? लिथुआनिया को। जर्मनी अपने ट्रूप्स को विथड्रॉ कर लेगा, नेटो खबर ये छापेगा कि रशिया ने लिथुआनिया पे अटैक कर दिया, जैसे यूक्रेन पे किया था। जर्मनी की भूमिका मिटा दी जाएगी। ओके? अब ये हो क्यों रहा है? इसके होने का कारण ये है कि ये यूरेशियन इंटीग्रेशन चल रहा है। ओके? यूरेशियन इंटीग्रेशन चल रहा है तो उसमें क्या है यूरोप और एशिया को इंटीग्रेटेड क्योंकि ये लैंड मासेस आपस में जुड़े हुए हैं, इनको इंटीग्रेट करके इनके ऊपर कब्जा किया जा सके।
दुनिया के कितने आइलैंड हैं? नॉर्थ अमेरिका है, वो अमेरिकन्स के पास है। साउथ अमेरिका में उनकी नेचुरल डोमिनेंस और प्रेजेंस चल रही है। अफ्रीका, उसमें क्या होता है दुनिया को कोई खबर नहीं। अफ्रीका में भी यूएस काफी हद तक प्रेजेंट है। उनकी जो रिसोर्सेस है उस पे यूएस का कब्जा है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इनके पास है। यूरोप इस समय अमेरिका का मिनियन बना हुआ यूक्रेन की लड़ाई में अपना सब कुछ होम कर रहा है। बचा कौन? एशिया। एशिया में भी जितना ये मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं वो इनके पास है। मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरेशिया को वो एक मानते हैं और वो उसका सेंट्रल पॉइंट है और अमेरिका के ईस्ट में पड़ता है, तो जो टर्म है वो प्रो अमेरिकन है। चाइना को ये काउंटर करना चाहते हैं, रशिया से ये ऑलरेडी लड़ रहे हैं। ओके, साउथ चाइना सी में बैठ करके साउथ ईस्ट एशिया को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए जो यूरेशियन इंटीग्रेशन की बात कर रहे चल रही है कि अब बाकी बचा ये काम भी पूरा हो जाए तो अमेरिका ने विश्व विजय कर लिया। इससे होगा क्या? जो हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं, जिसमें सारे देशों की, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे लैटिन अमेरिका के हों, सबकी आवाज हो, सबका से हो, सबके हित सुरक्षित हो, उसको हटा दिया जाए। अगर किसी देश को अपने किसी भी रिसोर्स को एक्सपोर्ट करना है, तो अमेरिकन डॉलर में अमेरिका के टर्म पे अमेरिका को या उसके किसी अलाय को बेचे। जब अमेरिका मना कर दे तब ना बेचे, जितने में अमेरिका कह दे उतने में वो सौदा कर ले। कोई भी मतलब नेशनल हेड तो हो पर उसका कोई हेड ना हो, उसके दिमाग में वही बातें हों जो अमेरिका भरता है। दूसरी चीज क्या है कि जो ट्रेड रूट है, जितने भी एक्सरसाइजेस की जा रही हैं वो इसलिए कि जितने भी ट्रेड रूट हैं उस पे केवल एक देश का कब्जा हो, वो है अमेरिका। इसके अलावा जो कंट्रीज ज्यादा नेशनलिस्टिक हो रही हैं, अपने हितों का ख्याल रख रही हैं, अपने नागरिकों का ख्याल रख रही हैं, वो कंट्रीज और उनके बॉर्डर्स डिस्टेबलाइज हो जाएं। वहां सिविल वॉर हो जाए, सिविलाइजेशनल वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, ताकि जब कंट्री टर्मोइल में जाए तो अमेरिका अपना प्रभुत्व वहां दिखाने लगे। उस कंट्री में देश विदेश सबके जो इन्वेस्टमेंट है वो डिरेल हो जाए, ताकि वो देश जो है कर्ज में आ जाए। कर्ज में आने के बाद वो आगे जो उसको बेल आउट पैकेज मिलेंगे उसमें अमेरिका अपनी शर्तें रखेगा, बेसिकली स्टेप इन करना शुरू कर देगा। एक चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो नहीं चाहते चाइना अपने नए ट्रेड रूट बनाए, भारत अपने नए ट्रेड रूट बनाए। ब्रिक्स का जो समिट है हुआ अभी, तो ब्रिक्स फर्दर स्ट्रेंथन ना हो पाए, अमेरिका का कोई ऑप्शन ना बन पाए, यूएन का कोई ओपोनेंट ना बन पाए, ये सारी चीजें। इसमें जो एक्सक्यूज है उस रशिया को बनाया जाएगा, जो विलेन है वो रशिया को बनाया जाएगा। जितनी भी गलतियां की रशिया ने की, हम तो रशिया की गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, ये हमारी अच्छाई है। इसके बाद मिलिटराइजेशन ऑफ यूरोप तो आप देख ही रहे। हर देश अपने नागरिकों में इन्वेस्ट करने की बजाय, उनको सुरक्षित करने की बजाय, अपने घर में कानून व्यवस्था की देखभाल करने की बजाय अपने आप को मिलिटरीली करे, अपने नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे और यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दे। फर्दर जिन जिन पोस्ट पे लड़ाई हो वहां पर अपने नागरिकों को भेज दे और अमेरिका के प्रॉक्सी बन करके लड़ाई करे, जीत का श्रेय अमेरिका को दे और उसके बाद अमेरिका को नमस्कार करते हुए बोले, बॉस यू आर द विनर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, उनको यूएस का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना दिया जाए और उनके वो जो भी कंट्री हेड्स हैं, जो इस चीज़ का विरोध करते हैं, उन सबको एक यूएस स्तूत से ज़्यादा की कुछ अ, ना पोज़ीशन हो और ना अथॉरिटी। तो अब जो होगा वो अगर स्वीडन और फिर फिनलैंड में होता है, तो जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको कैनन फॉडर की तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। नेटो उनको जो एक वादा कर रहा है कि आपके यहाँ कुछ होता है तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वैसा ही प्रोटेक्शन जैसा इन्होंने
यूक्रेन में दिया था, वैसा ही प्रोटेक्शन इनको फिन्स और स्वीडिश और फिन्स को मिलेगा। और बेसिकली चारा बनेंगे और युद्ध में इस्तेमाल होंगे। इनका इस्तेमाल किया जाएगा स्टेपिंग स्टोन्स के तरीके से। ये अपने सारे रिसोर्सेज को खो बैठेंगे, कंट्री कर्ज में चली जाएगी और उसके बाद वहां के रिसोर्सेज ट्रेड रूट्स का दोहन होगा। आपको मालूम है कुछ दिन पहले रशिया ने एक शिप लिया था जो न्यूक्लियर पावर्ड था और उसमें आइस कटिंग टेक्नोलॉजी थी। तो वो आर्कटिक सर्कल का ट्रेड रूट बना रहे थे। अब आर्कटिक सर्कल का ट्रेड रूट बनाने के लिए उनको बाल्टिक सी से निकलना पड़ेगा ताकि वो अटलांटिक तक पहुंच सके। अगर स्वीडिश और फिन्स यहाँ पर लड़ाई लगा देते हैं बाल्टिक सी में, तो रशिया अटलांटिक तक पहुंचने के में और दिक्कत आएगी। उसके लिए उसको ग्रीनलैंड के पास से गुजरना पड़ेगा। ग्रीनलैंड की सेल लगभग कंप्लीट हो चुकी है। वो डेनमार्क के राजा के अधीन है, डेनिश मोनार्की है वहां पर। लेकिन डेनमार्क के राजा के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इंडिविजुअली यूएसए से लड़ सके, मतलब अमेरिका से लड़ सके। बहरहाल इस समय तो पूरे यूरोप की इकट्ठा ये पावर नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ सके। तो इन्होंने एक अपने बेटे को बेच के वहां पर एक जनमत संग्रह टाइप का कराया और उसमें ये पता लगा कि 57% जो नागरिक है वो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं। अमेरिका ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, रोक कोई नहीं पाएगा, ये सेल होगी। तो अगर बाल्टिक सी से रशिया नहीं निकल पाया तो ग्रीनलैंड के पास से निकलेगा जहां यूएस मिलिट्री ऑलरेडी बैठी है। और जब ग्रीनलैंड अमेरिका का पार्ट बन जाएगा तो बेसिकली उस तरफ से इसको चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आर्कटिक ट्रेड रूट एक बन रहा है उस पे एक चेक लगा दिया जाएगा। दूसरा, आर्कटिक में फिर आधे आर्कटिक का स्वामी अमेरिका हो जाएगा, आर्कटिक बेल्ट का। जो आपको मुझे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की धमकी दी जाती है उसको ताक पे रख करके, और वैसे भी अमेरिका क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ गया है, आर्कटिक में तेल का दोहन किया जाएगा। अब बर्फ पिघलती है तो पिघले और विश्व में सुनामी आती है तो आए। अमेरिका अपने 36 ट्रिलियन डॉलर की जो डेट है उसको पूरा करने के लिए, निपटाने के लिए आर्कटिक के से तेल निकालेगा और उसका विश्व में व्यापार करेगा। तो पहली मार्केट कौन सी होगी? यूरोप होगी, क्योंकि यूरोप को जहां से भी तेल आ रहा था, मिडिल ईस्ट से आ रहा था, वहां लड़ाई चल रही है, नहीं आ पाएगा। रशिया से आ रहा था, यूक्रेन ने ट्रेड लाइन रूट्स बंद कर दिए। नॉर्थ स्ट्रीम हम एक बार अगर तोड़ सकते हैं तो कई बार तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से तेल यूरोप से एशिया से यूरोप आना बंद हो जाएगा। तेल कौन देगा? अमेरिका देगा। कहाँ से निकालेगा? आर्कटिक से निकालेगा। क्लाइमेट चेंज, हवा में। तो इस तरीके से जो अभी सीन है कि फिनलैंड और स्वीडन ये फॉल लेंगे और अमेरिका अपने तेल निकालेगा, बेचेगा, व्यापार करेगा। आर्कटिक ट्रेड रूट जो रशिया बनाना जा रहा है उसको कर्ब करेगा, रोक देगा, उसमें विघ्न पैदा करेगा और दोष हमेशा या तो स्विट्जरलैंड का होगा या फिनलैंड का होगा या स्वीडन का होगा या रशिया का होगा। अमेरिका वहां शांति स्थापना के लिए सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहेगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।